जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियां। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और उसका परिचय। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। तो रुकनी नहीं चाहिए हमारी रफ्तार। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हमारा पहले 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेशन है उसका भाग है पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य का जो जीवन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ज़ीरो से। ज़ीरो यानी कि मनुष्य ने खाना बदोश अपना जीवन है, वहाँ से जब मनुष्य ने शुरुआत की, गुफाओं में रहना, जंगलों में रहना, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, यानी होमोनिड मनुष्य है, फिर होमोनाइड, फिर होमोसेपियन यानी प्राग चिंतनशील मनुष्य बना। वहाँ से शुरुआत। तो पहला जहाँ वो पूर्णतः पत्थरों से उसकी दोस्ती है, यानी कि पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उसने थोड़े से परिष्कृत औजार बनाए, थोड़े से अपने औजारों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से और मॉडिफाई कर लिया। मध्य पूरा पाषाण में, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल, छोटे छोटे और पूरा पाषाण की अपेक्षा अधिक आधुनिक इस तरह के औजार उसने बनाने प्रारंभ किए। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने और प्रोग्रेस की। नवपाषाण काल, यहाँ मनुष्य ने स्थायी जीवन शुरू कर दिया, खेती करनी। और स्थायी कहाँ से होगा? जब वो एक जगह रहना शुरू करेगा। तो उसने नदियों के किनारे या जंगलों को साफ किया, वहाँ पर अपना स्थायी जीवन बसाया, खेती करनी शुरू की। उसके अलावा उसे ज़रूरत महसूस हुई पशुपालन की, तो उसने पशुओं को पालना शुरू किया। ये काल आता है नवपाषाण काल के अंतर्गत। मनुष्य जो है अब चिंतनशील हो गया, यानी होमोसेपियन बन गया है, होमोसेपियस बन गया है। उसके बाद अगला जो हमारा आता है वो काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आता है हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का काल जो है, ये हड़प्पा सभ्यता का काल आद्य ऐतिहासिक। और मुख्य बात यह है कि यहाँ भी हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हमें जानकारी कहाँ से मिली है इनके बारे में? क्योंकि ना कोई किताब है, लिपि मिली जरूर है, चित्रात्मक कुछ चित्र मिले हैं, मोहरों पर मिले हैं, कोई किताब नहीं मिली है। तो इनके आधार पर हम इनके जनजीवन का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा उनका धार्मिक जीवन था, कैसे वो समाज उनका कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, क्या उनकी व्यापारिक दूरदर्शा स्थिति थी, उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास लिखित कोई किताब नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? साहित्य का अभाव है, या यूं कहें लेखन का अभाव का काल है ये। लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लिपि जरूर मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है वो पूर्णतया लेखन पर आधारित है, लेखन पर, लेखन कला पर आधारित। यहाँ हमारे इस समय हमारा जो इतिहास लिखा गया है वो सारा का सारा साहित्यों पर डिपेंड है, यानी कि इस समय किताबें छपने लगी थी, साहित्य लिखे जाने लगे थे, उस पर आधारित है। तो ये आता है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो हमें पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक का हड़प्पा। और हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? इस सभ्यता का नाम एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो शुरुआत कहाँ से हुई?
लाहौर से मुल्तान के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, विकास हो रहा था। उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उन्होंने उस रेलवे ट्रैक को जब के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने ज़मीन को खोदा और वहाँ से उन्हें अच्छी ईंटें मिल गई और उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ कोई सभ्यता है। यहाँ से शुरुआत हुई कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनरल डायरेक्टर बनाया गया। 1875 में 1875 में उन्हें बनाया गया डायरेक्टर, और शुरुआत उन्होंने की, उनके किसी साथी ने उनको मुहर ला के दी, तब पता चला कि कोई सभ्यता है। लेकिन इसका जो विकास है वो मेन जो विश्व के सामने इस पृष्ठभूमि को लाने वाले जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को 1924 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व विभाग का जनरल डायरेक्टर बनाया गया, और आर.डी. बनर्जी है, दयाराम साहनी है, भारतीय थे, इन्होंने भी सहयोग किया। इनके सहयोग से इन स्थलों की खोज हुई, और सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा। हड़प्पा उस समय भारत में था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही थे। भारत का जब विभाजन हो गया तो ये स्थल पाकिस्तान में चला गया। पंजाब जो पाकिस्तान का है वहाँ वर्तमान में ये स्थित है। तो इसकी खोज की गई, सर जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। जो पहला स्थल होता है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, और इसको सिंधु सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो स्थल हैं, इसके स्थल जैसे मान लो आपने पढ़ा है पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, भारत में गुजरात है, उसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो और उसके सहायक नदियों का जो भूभाग है, यहाँ पर ये क्षेत्र बसे हुए थे। इसीलिए इस क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है कांस्य युग। क्योंकि जितने भी धातु के रूप में साक्ष्य मिले हैं, ये सारी की सारी सभ्यता जो है वो केवल पुरातत्व के आधार पर है, और जितने भी साक्ष्य धातु से रिलेटेड मिले हैं वो कांस्य से बने हुए हैं। इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता भी या कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हुआ इसका परिचय। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसका हम देख लेते हैं कि ये है उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये आ गया पूर्व भाग, और ये आ गया पश्चिम। उत्तर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्षेत्र है उत्तरी दिशा का पहला मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिण दिशा का जो है भाग वो है दैमाबाद। ये दैमाबाद जो है वो है अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। पूर्व की अगर मैं बात करूं, पूर्व में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर पूर्वी दिशा का हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। पश्चिम भाग में जो है मुख्य स्थल पश्चिमी भाग का वो है सूतका गैंडोर, और सूतका गैंडोर जो है वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये विस्तार क्षेत्र पूरा हड़प्पा सभ्यता का कितने किलोमीटर के एरियाज में फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण का जो भाग है वो है 1400 किलोमीटर के भूभाग में पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, जितने स्थल हैं वो फैले हुए हैं। और पूर्व से लेकर पश्चिम का जो है वो है 1600 किलोमीटर भूभाग तक इसका विस्तार क्षेत्र है। मांडा
उत्तरी भाग में, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। यहाँ तक ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। अब बात आती है हड़प्पा की, कि हड़प्पा स्थल, अब मैं हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रही हूँ, अब यहाँ बात कर रहे हैं हड़प्पा स्थल की, पर्टिकुलर उस जगह की जहाँ की खोज किसने की, कब की, किसने, यहाँ से कौन कौन सी सामग्री मिली, किस नदी के किनारे है, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, पहला स्थल है, मुख्य केंद्र जो है वो है हड़प्पा। हड़प्पा, अब हड़प्पा की खोज किसने की और कब की? तो सबसे पहले खोज हुई 1921 से, इसकी शुरुआत हो गई थी 1921 से। इसकी खोज की, खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल की हम बात कर रहे हैं। हड़प्पा स्थल की खोज, सबसे पहला स्थल था 1921 में इसकी खोज की दयाराम साहनी ने। और कहाँ पर है वर्तमान में हड़प्पा स्थल जो है वो कहाँ पर है? वो है पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और जिला है मांटगोमरी। तो स्थान है मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी पंजाब, और वर्तमान में ये पंजाब है पाकिस्तान में, यहाँ पर। अब यहाँ से कौन कौन सी ऐसी सामग्री जो है वो प्राप्त हुई है जिसके आधार पर वहाँ के जनजीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है? लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातत्व के आधार पर। और कौन कौन सी पुरातात्विक सामग्री है? तो सबसे पहली बात कि हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो रक्षा प्राचीरों से, यानी कि चारों ओर उसके दीवार बनी हुई है। जैसे कोई मान लो दुर्ग होता है जिसके चारों सुरक्षा के लिए प्राचीर बना दी गई हो, दीवार बना दी गई हो। तो सबसे पहली बात कि हड़प्पा जो स्थल है उसके चारों ओर रक्षा प्राचीर यानी सुरक्षा प्राचीर मिली है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक यहाँ से क्या मिला है, खुदाई के दौरान सर्वाधिक जो यहाँ से वस्तु मिली है वो है अभिलेख युक्त मुहर, यानी एक सील जिसको कहते हैं, ये है सर्वाधिक मिली है अभिलेख युक्त मुहरें मिली है। और अभिलेख क्या है? इस पे एक सींग वाला एक बैल बना हुआ है, जिसे सांड भी कह सकते हैं, यूनिकॉर्न कह सकते हैं, बैल कह सकते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान कोई भी ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं कि ऐसा कोई यूनिकॉर्न था, ऐसा कोई बैल था, किसी भी तरह की कोई हड्डी या अवशेष नहीं मिले हैं। केवल और केवल उसका जो पिक्चर है, यानी उसका जो चित्र है वो केवल मिला है, जिसके एक सींग है, आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका फोटो दिया हुआ है, उसकी तस्वीर पिक्चर दी हुई है कि एक ऐसा एक सींग वाला बैल है, एक सींग वाला सांड है। तो सबसे अभिलेख युक्त जो मुहर है वो हड़प्पा से मिली है, जिसके ऊपर मछली जैसी कुछ आकृति भी है, और वो चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। ये यहाँ से हड़प्पा से मिला है। उसके अलावा अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब यहाँ अन्न रखने का भंडार, अन्नागार यानी अन्न रखने का भंडार, यानी कि जैसे आज भी होता है कि अनाज को स्टॉक कर लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है ना। तो उसी तरह शायद कोई ऐसा सिस्टम रहा होगा कि एक फसल हो गई, उस फसल को स्टॉक रखा जाए अगली फसल तक के लिए, या कुछ अकाल जैसी परिस्थिति आती है उसके लिए ये अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर अन्नागार भी मिला है। अभिलेख युक्त मोहरें हो गई, अन्नागार हो गई,
और यहाँ का जो दुर्ग है वो रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है। रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ मिला है। बाउंड्री जिसको बोलते हैं, बाउंड्री यहाँ पर मिली है। इसके अलावा यहाँ पर शव मिले हैं और शव को ऐसे माना, इस तरह के उनको शवाधान उनका इस तरह से किया गया है कि उस शव को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर लेटा करके उनका संस्कार किया गया है, उनको दफन किया गया है। इस तरह के शवाधान मिले हैं। उसके अलावा दर्पण मिला है, सुरमा लगाने के लिए सुरमादानी या सलाई जो होती है वो मिली है। इसके साथ साथ ही एक सिप्पी का बना हुआ चम्मच मिला है, शंख का बैल भी मिला है और एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। शंख का बैल मिला है। शवाधान जो है, शवाधान में उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में लेटे हुए शव दिशा में शवाधान जो है मिला है। तो ये इन्हीं के आधार पर वहाँ की संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में उसको जाना जा सकता है, क्योंकि पुरातत्व यही सामग्रियाँ मिली है। तो ये तो था हड़प्पा। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि पाकिस्तान में है, पंजाब में है, तो ये रावी नदी के किनारे ये स्थित है। ये जो है रावी नदी के किनारे ये स्थल बसा हुआ है। अब अगले स्थल की मैं बात करूं, वो है हमारे राजस्थान का मुख्य स्थल हड़प्पा स्थल। दूसरा है कालीबंगा। राजस्थान के जो बच्चे हैं वो तो जानते हैं इसके बारे में, किसी ने देखा भी होगा, छोटी क्लासेस में हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि कालीबंगा। अब कालीबंगा कहाँ है, किसने इसकी खोज की? सबसे पहले 1953 में इस स्थल को खोजा गया। 1953 में अमलानंद घोष ने इस स्थल को खोजा था। ठीक है, 1953 में। और ये स्थल है कहाँ? ये हमारे ही जिले में, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ और राजस्थान में ये स्थल जो है वो स्थित है। ठीक है, कालीबंगा 1953 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खुदाई की इसका श्रेय जो है वो अमलानंद घोष को जाता है और हनुमानगढ़ राजस्थान में ये स्थल जो है वो है विद्यमान है। और यहाँ से खुदाई के दौरान ये नदी की हम बात कर लेते हैं, किसके किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। प्राचीन सिंधु सरस्वती का नाम आता है ना, तो सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे इसको माना गया है। अब कालीबंगा जो है, यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? मुख्य जो सबसे बात, इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई काले रंग की चूड़ियाँ मिली है। यानी इस शब्द का अगर हम अर्थ देखें, शब्द का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ है बंगा यानी चूड़ियाँ। तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली है मिट्टी के अवशेष में खुदाई के दौरान, इसीलिए इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया। और यहाँ से इसके अलावा, काली तो चूड़ियाँ मिली है, इसके अलावा यहाँ से खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो मिली है? मेन जो आती है वो यहाँ मिलता है जुते हुए खेत के अवशेष, जुते हुए खेत के अवशेष, यानी कि और खेत को जोता गया है, हल चला रखा है, इस तरह के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और एक ही साथ में इस तरह की जुताई की गई है। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर 2 फसलें एक साथ, 2 फसलों की खेती
किए जाते थे। इसी तरह से वहाँ पर ग्रिड बनाए गए हैं, इसी तरह से जुताई की गई है। अगला जो आता है दूसरा, वो आता है यहाँ पर हवन के, यानी कि हवन कुंड के, या कह सकते हैं अग्निकुंड, अग्निकुंड के अवशेष, के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हवन किया जाता होगा या इस तरह, क्योंकि वहाँ जली हुई हड्डियों के अवशेष हैं, राख मिली है और हवन कुंड इसको माना गया, या अग्निकुंड के अवशेष जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ एक फसलों के भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो आज हमने पढ़ा दो ही सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता और कालीबंगा के बारे में। हम आगे चर्चा करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं।